नमस्कार, डीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवान त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के कार्यक्रम में शामिल होंगे। योजना के तहत नौकरी पाने वाले लगभग 60 लाख कर्मचारियों को मिलेगी सौगात। लगभग 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि होगी ट्रांसफर। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी केस में एसआईटी जांच के बीच अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। कहा 15 दिन का करें इंतजार, दूध का दूध पानी का पानी होगा। एसआईटी की जांच का 5वां दिन आज। महाराष्ट्र में फिर सुलगी सियासत। शिवसेना के स्थापना दिवस पर आमने सामने आए उद्धव और शिंदे गुट। रैली के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन। हॉर्मुज खुलते ही भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी। लगभग 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर गुजरात पहुंचा टैंकर। 3 महीने से अधिक समय तक रुका रहा जहाज। और योग दिवस से पहले देश भर में जोरदार तैयारियां जारी। कहीं योग मैराथन तो कहीं पदयात्रा। बड़े बड़े नेता और दिग्गज हस्तियां बता रहे हैं योग के फायदे। और अब विस्तार से समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए नए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के संदेश भेजे हैं। एजेंसी ने छात्रों को फर्जी संदेशों और धोखाधड़ी से सावधान रहने की सलाह दी है। एनटीए ने कहा है कि 3 मई की परीक्षा के पुराने एडमिट कार्ड अब मान्य नहीं है और उम्मीदवारों को नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। हालांकि जिन्होंने पहले ही नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है उन्हें दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के बाद 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा के दौरान भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले कई विशेष उपहार भेंट किए गए। ये उपहार केवल औपचारिक सम्मान नहीं थे, बल्कि भारत की कला, परंपरा, विज्ञान और दर्शन की गहरी पहचान को भी समेटे हुए थे। फ्रांस के राष्ट्रपति को भेंट किया गया सबसे प्रमुख उपहार आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध कलमकारी महाभारत पेंटिंग रही। लगभग 6 महीने की मेहनत से तैयार ये हस्त निर्मित चित्र महाभारत के प्रसंगों को दर्शाता है, जिसमें भगवद गीता का संदेश भी समाहित है। ये कृति कर्तव्य, न्याय और नैतिक नेतृत्व जैसे सार्वभौमिक मूल्यों को उजागर करती है, जो आज भी वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक माने जाते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति की पत्नी को तेलंगाना की पोचमपल्ली सिल्क स्टोल भेंट की गई। इक्कत तकनीक से बनी ये स्टोल अपनी ज्यामितीय डिजाइन और बारीक कारीगरी के लिए जानी जाती है। ये भारतीय वस्त्र परंपरा और आधुनिक फैशन के सुंदर मेल का प्रतीक है। वहीं स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को कश्मीर का प्रसिद्ध रेशमी कालीन भेंट किया गया। महीनों और कई वर्षों की मेहनत से तैयार ये कालीन अपनी जटिल कारीगरी और पुष्पीय डिजाइनों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को हिमरू सिल्क टाई और पॉकेट स्क्वायर तथा प्राचीन थवा कफलिंग्स भेंट किए गए। ये दोनों ही वस्तुएं दक्कन और राजस्थान की विशिष्ट शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और भारत की जीआई मान्यता प्राप्त कारीगरी की झलक दिखाती हैं। इसी काल के साथ डोकरा धातु कला से निर्मित एंटीलोप सेट भी भेंट किया गया, जो छत्तीसगढ़ और पूर्वी भारत की प्राचीन हस्तशिल्प परंपरा को दर्शाता है। स्लोवाकिया के स्पीकर को आयुर्वेद की 2 महान ग्रंथ परंपराओं चरक संहिता और सुश्रुत संहिता की प्रतियां भेंट की गई। ये ग्रंथ भारत की प्राचीन चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा में अग्रणी ज्ञान को दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा बिहार और झारखंड की पारंपरिक मिठाई ठेकुआ भी भेंट की गई, जो भारतीय त्योहारों और लोक संस्कृति की मिठास को दर्शाती है। इन सभी उपहारों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत, शिल्प कौशल और ज्ञान परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से प्रस्तुत किया। ये दौरा भारत और यूरोप के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक गहरा करने वाला माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस और स्लोवाकिया का दौरा पूरा हुआ। इस यात्रा में भारत के फ्रांस और स्लोवाकिया के साथ संबंधों को नई दिशा मिली। इस संबंध में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि फ्रांस में हुई उच्च स्तरीय बैठकों में फ्रांस के साथ एआई और डेटा सुरक्षा को लेकर द्विपक्षीय समझौता हुआ, जिससे दोनों देशों के बीच तकनीकी साझेदारी को नया आयाम मिला है। भारत और फ्रांस ने एआई और डाटा के प्रोटेक्शन के लिए एक द्विपक्षीय एग्रीमेंट साइन किया है और फ्रांस ने भारत के साथ इस कोऑपरेशन को एक नए आयाम तक ले गए हैं। निश्चित रूप से पूरे विश्व में इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो प्रतिस्पर्धा चल रही है वो और स्वस्थ और प्रभावी होगी और भारत और फ्रांस मिलकर इसमें एक नए ध्रुव के रूप में उभर सकते हैं जो अभी तक एक या दो देशों तक ही सीमित मानी जाती थी। फ्रांस ने इसके साथ साथ भारत में एक एरोनॉटिकल स्पेस रिसर्च सेंटर और एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे भारतीयों की एरोनॉटिक्स और स्पेस में स्किल में वृद्धि होने और इस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर फ्रांस के साथ होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। G7 देशों के बीच इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड इम्पैक्ट का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सदस्य देशों ने गहरी रुचि दिखाई। इस पहल का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर कनेक्टिविटी, व्यापार और सप्लाई चेन को मजबूत करना रहा। हालांकि भारत G7 का पूर्ण सदस्य नहीं है, फिर भी इस मंच पर भारत की सक्रिय भूमिका और नेतृत्व क्षमता चर्चा में है। G7 देशों के बीच में इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड इम्पैक्ट का प्रस्ताव रखा, जिसमें कि सभी देशों ने रुचि दिखाई। यानी पहली बार ऐसा हुआ जहां पर कि भारत टेक्निकली पूर्ण सदस्य नहीं है, फिर भी भारत इसमें एक लीड देता हुआ दिखाई पड़ा, जिसमें कि वो संबंधित देशों ने इसमें पूरी रुचि दिखाई। जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत किस कुशलता और दक्षता के साथ विश्व के बड़े बड़े देशों का विश्वास प्राप्त करता जा रहा है, यह उसका प्रमाण दिखाई पड़ा। तो भारत और अमेरिका के बीच के संबंध भी जो विगत करीब 1 वर्षों से जिनको लेकर कई प्रकार की आशंकाएं थी, उनमें भी एक सकारात्मक और उत्साहवर्धक परिवर्तन और संकेत दिखाई पड़े। भाजपा सांसद ने बताया कि फ्रांस ने एक अहम कदम उठाया है, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ क्षेत्रों में हर साल लगभग 30,000 भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर देने की योजना बनाई है। इस फैसले को दोनों देशों के बीच बढ़ते शैक्षिक संबंधों और तकनीकी सहयोग का हिस्सा माना जा रहा है। इससे भारतीय छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए एक नया और मजबूत विकल्प मिलेगा। कई देशों के साथ जिस प्रकार की बायलैटरल टॉक्स हुई, इसमें भारत के छात्रों के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, क्योंकि फ्रांस ने अब यह निर्णय लिया है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स स्टेम में प्रति वर्ष 30,000 भारतीय छात्रों को वो अपने यहां सीटें देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की सराहना करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मोदी सरकार के 12 सालों में भारत दुनिया के एक भरोसेमंद दोस्त के तौर पर उभरा है। इंडिया फर्स्ट यानी भारत पहले के मिशन और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत से प्रेरित होकर कूटनीति का एक नया तरीका ऐसी साझेदारियां बना रहा है जो वैश्विक भलाई और हमारे राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाती है। इस नई पहचान की वजह से भारत को 70 लाख करोड़ का FDI मिला। GCC देशों के साथ 17 लाख करोड़ का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। अमेरिकी बाजार में 2,850 लाख करोड़ की कीमत तक तरजीही पहुंच यानी कि प्रेफरेंशियल एक्सेस मिली। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में 100% सहमति बनी और ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण के लिए 160 देशों के साथ साझेदारियां की गईं। साथ ही भारत एक ऐसे देश के तौर पर मजबूती से खड़ा है जिसकी बात दुनिया सुनती है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ऑल इंडिया फिंगरप्रिंट कॉन्फ्रेंस की बैठक में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि नए कानून बिना किसी शिकायत के पूरे देश में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा एनसीआरबी और राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय को एक मातृ सम्मान सहयोग प्रणाली की तरह विकसित किया गया है, जिसमें हर राज्य की पुलिस को आवश्यक प्रोत्साहन और प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिससे नई आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूती मिली है। एनसीआरबी ने एक मां की भांति हर राज्य की पुलिस को उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए न केवल प्रेरित किया, प्रशिक्षित भी किया है। और इसी के कारण आज नए कानून लागू करने के बाद एक भी कंप्लेन के बगैर देश के हर थाने में इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट आज नए कानून सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण साझी सिद्धि है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी बताया कि अपराध के विरुद्ध लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बल ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक साक्ष्य भी हैं। उन्होंने बताया कि यदि प्रारंभिक जांच के दौरान वैज्ञानिक साक्ष्यों को सही तरीके से संरक्षित किया जाए तो दोषियों को सजा दिलाने में ये सबसे मजबूत आधार बनते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि फिंगरप्रिंट जैसे फॉरेंसिक साक्ष्य अपराधियों की पहचान और जांच प्रक्रिया को निर्णायक दिशा देते हैं। अपराध के विरुद्ध लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बल नहीं है, सबसे बड़ा हथियार वैज्ञानिक साक्ष्य। अगर वैज्ञानिक साक्ष्य शुरुआत से ही संरक्षित किए जाते हैं तो क्रिमिनल को सजा कराने में इससे बड़ा कोई हथियार उपयोग नहीं हो सकता। और फिंगरप्रिंट ये वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा करने की हमारी जो मशक्कत है, इसमें फिंगरप्रिंट और फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड और रिकॉर्ड का उपयोग ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभी भी नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का प्रयोग मात्र 10% हो रहा है, जिसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस प्रणाली का उद्देश्य केवल अपराधियों की पहचान करना ही नहीं है बल्कि इसे एक व्यापक फॉरेंसिक इकोसिस्टम के रूप में विकसित करना है। ढेर सारे ऐसे केस है जो नाफिस के माध्यम से जटिल केसों को सरल करने में बड़ी मदद मिली है, मगर मैं अभी भी मानता हूं कि नाफिस का उपयोग 10% ही हो रहा है। नाफिस का उपयोग सिर्फ अपराधी को ढूंढने के लिए करना जरूरी नहीं है। नाफिस तभी सफल हो सकता है जब आप हर क्राइम सीन से प्राप्त फिंगरप्रिंट को से नाफिस के डेटा को समृद्ध करें। ये 2-वे सिस्टम है। इसका उपयोग ये अपराधी सिद्ध करने में बहुत उपयोगी है, मगर उपयोग तभी हो सकता है जब डेटा जनरेट हो। भारतीय रेलवे ने पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में आयोजित एक समीक्षा बैठक में थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली राख को बड़े पैमाने पर परिवहन के लिए विशेष रेल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क विकसित करने की योजना पर चर्चा की गई। बैठक में रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना और रवनीत सिंह बिट्टू भी मौजूद रहे। इस पहल का उद्देश्य बिजली संयंत्रों से निकलने वाली राख को देश भर के उद्योगों तक कुशलतापूर्वक पहुंचाना है, जहां इसका उपयोग सड़क निर्माण, ईंट निर्माण, सीमेंट उत्पादन और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किया जा सकेगा। भारतीय रेलवे विशेष कंटेनरों और समर्पित रेल गलियारों के माध्यम से निकलने वाली राख की सुरक्षित और व्यवस्थित ढुलाई सुनिश्चित करेगा। इससे वर्षों से बिजली संयंत्रों के आसपास जमा हो रही राख का बेहतर उपयोग संभव होगा और पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी आएगी। रेलवे की ये पहल वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे को संसाधन में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास मानी जा रही है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा बल्कि उद्योगों को भी सस्ता और उपयोगी कच्चा माल उपलब्ध हो सकेगा। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब,
वादा तो कर दिया, पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन में मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे है, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुंचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ एक दिन में, ओटीपी की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। भगवान रामलला के मंदिर से चढ़ावे की चोरी केस में जहां एसआईटी की जांच जारी है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ किया कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी गठित की गई है और जांच पूरी निष्पक्षता के साथ तथ्यों को सामने लाएगी। उन्होंने सभी पक्षों से ऐसी किसी भी टिप्पणी या बयानबाजी से बचने का आग्रह किया जिससे राम भक्तों की भावनाएं आहत हों। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। हाई प्रोफाइल CMRL एक्सलॉजिक पंथली पे ऑफ मामले में प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम तिरुवनंतपुरम में एक बैंक शाखा पहुंची। मामले में ईडी ने जांच तेज करते हुए केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा टी विजयन के बैंक लॉकर को खोलकर उससे जुड़े दस्तावेजों और रिकॉर्ड की पड़ताल की है। कार्रवाई कोच्चि में ईडी के जोनल कार्यालय में वीणा विजयन से 8 घंटे से अधिक समय तक हुई पूछताछ के 2 दिन बाद की गई। अधिकारियों ने उनसे उनकी बंद हो चुकी IT कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशन से जुड़े निवेश संपत्तियों और वित्तीय लेन देन के बारे में सवाल किए। CMRL एक्सलॉजिक मामला तब सुर्खियों में आया जब कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड और एक्सलॉजिक के बीच कथित वित्तीय लेन देन को लेकर सवाल उठे। आरोप है कि बिना किसी स्पष्ट सेवा के भुगतान किए गए, जिसे विपक्ष ने मंथली पे ऑफ करार दिया। ईडी लगभग पिछले 30 महीनों से मामले की जांच कर रही है। हॉर्मुज खुलते ही भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे दिशा LNG टैंकर को रणनीतिक रूप से अहम हॉर्मुज जलडुर्मू मध्य के सफलतापूर्वक पार करते हुए गुजरात के दहेज बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। जहाज 62,370 मीट्रिक टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस के खेप लेकर आया है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण जहाज 3 महीने से अधिक समय तक खाड़ी क्षेत्र में ठहरा हुआ था। भरूच में स्थित दहेज LNG टर्मिनल भारत का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस आयात केंद्र है और देश के प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
दिशा के आगमन से एलएनजी की उपलब्धता मजबूत होने और औद्योगिक और घरेलू खपत के लिए स्थिर ऊर्जा आपूर्ति में मदद मिलने की उम्मीद है। और अब बात योग दिवस की तैयारी की। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत कई स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब की बार योग दिवस मनाने के लिए किस लेवल पर तैयारी की जा रही है। और अब की बार पश्चिम बंगाल की धरती पर योग का महा उत्सव मनेगा। पीएम मोदी करेंगे योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम। रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा। ये आयोजन सुबह 5 बजे से शुरू होगा। कोलकाता में दिखाई देगा योग का अनोखा रंग। विश्व भर में लगभग 2500 जगहों पर योग दिवस मनाया जाएगा। तो योग का महा काउंटडाउन शुरू हो गया है। थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग है। अगर इस बार की थीम की बात करते हैं, योग से स्वस्थ विश्व का संकल्प, ये एक बड़ा संदेश योग दिवस का। स्वस्थ जीवन का आधार है योग, बड़ा संदेश एक ये जा रहा है योग दिवस से। तनाव मुक्त जीवन का मंत्र है योग, यानी कि अगर जीवन को तनाव से मुक्त करना है तो योग उसका एक बड़ा मंत्र है। योग से निरोग जीवन की ओर बढ़ते हुए कदम, योग दिवस ये बताता है। देश भर में योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। देश भर में तैयारी हो रही है योग दिवस की। योग के प्रति जागरूकता इससे काफ़ी बढ़ रही है। योग के प्रति जागरूकता को बढ़ाया भी जा रहा है। देश भर में तैयारियां हो रही हैं और जन जन तक योग का महत्व पहुंच रहा है। देश भर में योगाभ्यास कार्यक्रम इस दिशा में आयोजित किए जा रहे हैं। तमाम राज्यों में इस दिशा में अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी आयोजित किए जा रहे हैं। 21 जून के लिए इन तैयारियों को व्यापक तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है। शारीरिक सौष्ठव, मानसिक दृढ़ता और आंतरिक संतुलन प्रत्येक वायु योद्धा के लिए आवश्यक गुण है। इन मूल्यों को बनाए रखते हुए भारतीय वायुसेना 21 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल का आयोजन करने की तैयारी कर रही है। ये बेहतर स्वास्थ्य, दृढ़ता और समग्र कल्याण की दिशा में उसकी प्रतिबद्धता को दोहराता है। भारतीय वायुसेना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में योगाभ्यास का आयोजन करेगी, जिसमें उत्तर में लेह के ऊंचे पहाड़ों से लेकर दक्षिण में कार निकोबार के समुद्र तटों तक और पूर्वी सीमांत तवांग से लेकर पश्चिम में पवित्र शहर द्वारका तक के विविध भूभाग शामिल होंगे। वायु सैनिकों और उनके परिवारों के अलावा स्कूली बच्चे और एनसीसी कैडेट भी देश भर के विभिन्न वायुसेना स्टेशनों पर आयोजित योगाभ्यास में भाग लेंगे और ये स्वास्थ्य कल्याण और योग के शाश्वत मूल्यों को बढ़ावा देने के प्रति भारतीय वायुसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है। देश में इस वैश्विक उत्सव को मनाने की तैयारी के साथ भारतीय वायुसेना योग की परिवर्तनकारी शक्ति के माध्यम से एक स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर के लाखों लोगों के साथ जुड़ने के लिए आशान्वित हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पश्चिम बंगाल में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज कोलकाता नगर निगम से महाकरण तक 2 किलोमीटर लंबी योग मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रेड रोड पर होने वाले मुख्य योग दिवस समारोह को ध्यान में रखते हुए कोलकाता के 11 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा गंगा नदी में 500 नौकाओं के माध्यम से वंदे योगम अभियान चलाया जाएगा और ड्रोन शो का भी आयोजन होगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री की उपस्थिति में 35,000 लोगों के एक साथ योगाभ्यास करने की व्यवस्था की गई है, जबकि कोलकाता नगर निगम के 144 वार्डों में करीब 10 लाख लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, इस बार कोलकाता योग दिवस के अवसर पर एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।